जो लोग कहते हैं कभी इन लोगों से कि साहब आंदोलन कौन सा किया आपने स्वतंत्रता आंदोलन में, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक 19 दिन पहले 4 मार्च 1931 को इरविन के साथ पैक्ट हुआ था। उस इरविन के साथ पैक्ट के बाद हम ये पूछना चाहते हैं 1931 से 1947 तक सिर्फ 42 का भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ दीजिए तो कौन सा आंदोलन हुआ? जो लोग इतिहास के जानकार हैं पूरी तरह सर्च कर लें, ये कौन सा पैक्ट हुआ इरविन के साथ कि उसके बाद आंदोलन होना ही खत्म हो गया और फिर उन्हीं को स्वतंत्रता का सारा श्रेय। और 1937 में प्रोविंशियल असेंबलीज का इलेक्शन हुआ, यानी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी और केंद्र में ब्रिटेन की सरकार थी। जो राष्ट्रीय ध्वज की बात कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं 37 की प्रोविंशियल असेंबलीज में जब आपने शपथ लिया तो किस झंडे के नीचे लिया होगा? भारत का तिरंगा तो नहीं था। किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली होगी? और इतना ही नहीं, जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। इसी समय सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि यही मौका है कि हमें आंदोलन तेज कर देना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में हमें धोखा दिया था या आश्वासन दिया था स्वतंत्रता दे देंगे और स्वतंत्रता नहीं दी। मगर उस समय के नेतृत्व ने यह नहीं माना और समर्थन जारी रहा। फिर आपने कभी सोचा कि अगस्त 42 में ही भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ? इसलिए कि 41 आते आते हिटलर ने कैप्चर कर लिया था फ्रांस को भी। दिसंबर 41 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक कर दिया था। 42 का मध्य आते आते आजाद हिंद फौज बन गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध इस मुहाने पर था जहां समझ में नहीं आ रहा था कि ऊंट किस करवट बैठेगा। और इसीलिए 42 के आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव बनाए गए, जो वक्तव्य दिए गए, उनमें यह भी बोला गया कि अंग्रेजों से कि हमें आजादी दे देनी चाहिए, यह हमारे हित में नहीं है, ब्रिटिश राज के भी हित में है, क्योंकि भारत की पूर्वी सीमा पर साम्राज्यवादी शक्तियां आ रही है। कौन सी साम्राज्यवादी शक्तियां थी जो पूर्वी सीमा पे आके खड़ी हो रही थी? वो क्या उनका इशारा आजाद हिंद फौज के लिए था? आप सोचिए। और वो आंदोलन 2 महीने में समाप्त हो गया। उसके बाद चलिए मान लें 42 के बाद 43, 44, 45, 46 कोई आंदोलन ही नहीं। कभी आपने सुना बगैर आंदोलन के कोई छोड़ के चला जाए? और इतना ही नहीं, उसके बाद उनके साथ बाकायदा एक गठबंधन की भी बात हुई। और आप में से बहुत लोगों को चूंकि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है, तो यह भी आप लोग ध्यान करके याद करिए, भारत की आजादी की डेट 15 अगस्त 47 नहीं तय की गई थी। भारत की आजादी की डेट 30 जून 1948 तय की गई थी। फिर 1 साल पहले क्यों चले गए भाई? और इसीलिए माउंटबेटन 30 जून 1948 तक भारत के वायसराय रहे। क्यों रहे भाई आजादी के बाद? क्योंकि सरकार 15 अगस्त 47 को नहीं बनी थी। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बन गई थी। क्यों बन गई थी? उसका भी कारण है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और आजाद हिंद फौज के जितने सैनिक थे उनके ऊपर लाल किले में ट्रायल शुरू हुआ, उसको लेकर भारतीय सेना में इतना जबरदस्त असंतोष हो रहा था कि 24 नवंबर 1945 को जो ब्रिटिश सेना का चीफ था क्लॉड मैकेनले, वो वाइसराय को चिट्ठी लिखता है कि भारतीय सैनिकों में जबरदस्त असंतोष है और अब इन लोगों की लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश टाउन पूरी तरीके से अनरिलायबल हो गई, यानी इनकी निष्ठा ब्रिटेन के सिंहासन के प्रति पूर्णतः समाप्त हो गई है। इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। वो लिखता है, इसलिए मेरा यह सुझाव है कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों का ट्रायल बंद कर दिया जाए। यह लिख रहा है 24 नवंबर 1945। जनवरी 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव हो जाता है। उसके बाद वो एक दूसरी चिट्ठी लिखता है ब्रिटिश सेना का चीफ वाइसराय को 12 फरवरी 1946। वो कहता है कि मेरे पास तो अब जो सूचनाएं आ रही हैं इन पर रत्ती भर भरोसा नहीं किया जा सकता है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। और एक गोपनीय संदेश ब्रिटिश अधिकारियों को भेजा जाता है कि वो गुपचुप तरीके से अपने परिवारों को कराची और बंबई भेजें ताकि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी यहां से निकला जा सके। ये वो 12 फरवरी को लिखता है और 18 फरवरी को 1946 को नौसेना की अपराइजिंग हो जाती है।
भारतीय नौसैनिक ब्रिटिश सरकार से विद्रोह कर देते हैं और 2 दिन के अंदर बंबई, कलकत्ता और कराची में 20,000 नौसैनिक उसमें शामिल हो जाते हैं। 100 से अधिक युद्धपोत उनके पोत कब्जे में कर लेते हैं। ब्रिटिश सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं। आखिर में वो कांग्रेस के नेताओं से यानी सरदार पटेल और नेहरू जी से आग्रह करते हैं कि आप इन सैनिकों से बात करके मामले को सेटल डाउन कराइए। 10-12 दिन लगते हैं उसको सेटल होने में। ये सबसे बड़ा कारण था भारत की आजादी का। और उसके बाद मार्च 1946 में तुरंत मीटिंग करके डेट तय कर दी जाती है कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बना के इनके हाथ में सत्ता दे देनी है ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए। अब बताइए, हम में से किसी ने ये जनरल नॉलेज में पढ़ा है? सिवाय उसके जिन्होंने इतिहास विषय के रूप में पढ़ा होगा उन्हीं को यह पता होगा, अन्यथा उन्हें ये विषय ही नहीं पता होता है कि आजादी में सबसे बड़ा रोल किसका था। और इतना ही नहीं, वो प्रधानमंत्री क्लीवेंट एटली जिसने साइन किए आजादी के दस्तावेज पर, उन्होंने भी 1956 में पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में आए और कलकत्ता में राजभवन में रहे। और उस समय जो एक्टिंग गवर्नर थे वो कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिनका नाम था पीबी चक्रवर्ती। उन्होंने अपनी बातचीत के आधार पर लिखा है कि उन्होंने क्लीवेंट एटली से पूछा कि 42 का भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो गया था, उसके बाद तो कोई आप क्यों छोड़ के चले गए, और वो भी जल्दी को छोड़ के चले गए। तो उन्होंने साफ साफ कहा, भारतीय सैनिकों के अंदर ब्रिटिश सेना के प्रति विश्वास समाप्त हो गया था, इसलिए हमारे पास छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। आप बताइए, मैं मानता हूं इस आजादी के अमृत महोत्सव में आजादी के लिए हर प्रकार की लड़ाई हुई। एक राजनीतिक आंदोलन भी हुआ, उसका भी योगदान है। एक क्रांतिकारी आंदोलन हुआ जिसके प्रति भगत सिंह जी है, उसका भी योगदान है। और एक सैन्य अभियान भी हुआ सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में, तीनों का योगदान है। कोई ये कहे कि मेरा सिर्फ अकेला योगदान है। और मजे की बात यह है कि जो लोग जेल में रहे, भगत सिंह जी को क्या क्या यातनाएं नहीं मिली, किताबों में पढ़ा होगा या चलचित्र में तो देखा होगा। वीर सावरकर को क्या क्या यातनाएं नहीं मिली, जो यातनाएं सह रहे थे उनका तो योगदान नहीं था। जो जलवाए जलाल से जेल में रहकर किताबें लिख रहे थे और सेक्रेटरी भी उनके साथ रह रहा था, उनका योगदान सबसे जबरदस्त। मतलब अपराधी वो है जिनके लिए वायसराय और सेना अध्यक्ष ये लिख रहा है कि इनसे सबसे बड़ा खतरा है, और जिनके वायसराय के साथ अत्यंत मधुर संबंध थे वो वास्तविकता में संघर्ष कर रहे थे। इसीलिए मुझे फिर इसके ऊपर एक पंक्ति याद आती है, और सारा श्रेय उन्हीं लोगों को मिला कि नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए, नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए, कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। अब मैं आता हूं उस विषय पे जो विषय मुख्य रूप से यहां कहा गया। अभी चंद्रशेखर जी ने कई विषय बताए कि हमें हमारा वास्तविक गौरव, हमारी वास्तविक शक्ति क्या थी। छोटा सा, जैसे उन्होंने बताया कि वो माता जी के मंदिर में गए दर्शन करने। मैं अभी आया तो मैं मार्ग में मंदिर में सावरिया सेठ जी के मंदिर में दर्शन करने गया। भगवान कृष्ण क्या है? सावले हैं ना। हमारे जितने भगवान हैं, भगवान राम वो भी सावले हैं, भगवान कृष्ण वो भी सावले हैं, भगवान विष्णु शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम लक्ष्मीकांतम गगन सदृशम मेघवर्णम, बादल के रंग के हैं, वो भी सावले हैं। और इतना ही नहीं, सावले ही रंग की कामना भी की गई है। रामचरितमानस में यदि आपने वो प्रसंग देखा हो कि जब सीता जी वाटिका में जाती हैं, देवी जी की वाटिका में पूजा करने के लिए, तो देवी जी प्रसन्न होकर उनको क्या वरदान देती है? यदि वो चौपाई आपको ध्यान हो, वो कहती है मनुजा ही राच ही मिल ही सोबर सहज सुंदर सावरो कर्मा निधान जने जाने बराबर हो। अब भाई ये समझिए, हमारे यहाँ तो सावले रंग का महत्व था, क्योंकि गोरे का महत्व कहां से आ गया भाई? और ऐसा महत्व आ गया ऐसा महत्व आ गया कि उसकी क्रीम भी बनने लगी।
और क्रीम जबरदस्त तरीके से बिकने लगी। और मजे की बात यह है कि वो क्रीम वो देश बना रहे हैं जो टैनिंग करने के लिए धूप में लेटते हैं। उनसे पूछो भाई तूने बनाई कब, कौन सी रिसर्च की, तुम्हें जरूरत ही क्या थी उस क्रीम की। मैं एक छोटी सी बात मैंने इसलिए बताई कि हमारे दिमागों में विष किस प्रकार से भर दिया जाता है और हम कैरिड अवे हो जाते हैं। अरे भाई वो गोरे थे तो उनको अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए ये करना था। हमारे यहाँ तो भगवान कृष्ण की भक्ति कहा जाता है इस प्रकार की है कि अगर आपको उज्ज्वलता या जिसे आप गोरापन कहते हैं वो प्राप्त करना है तो श्याम रंग में डूबिए तो देखिए चित्र में कितना उज्ज्वलता दिखेगी। ये हिंदी के प्रख्यात कवि बिहारी लाल जी ने कहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं होए, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो।